नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एग्री नॉलेज बाय मंजेश में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं खाद उर्वरक तथा जैव उर्वरक के बारे में। खाद तथा उर्वरक, खाद अलग है, उर्वरक अलग है और जैव उर्वरक अलग है। 3 टॉपिक हैं, एक में ही कवर करने की हमने कोशिश की है। तो आइए जानते हैं खाद क्या होते हैं, उर्वरक क्या होते हैं तथा जैव उर्वरक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खाद के बारे में। खाद खाद जो होते हैं ऐसे सभी पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं तथा पौधों की पैदावार में सहायक होते हैं, खाद कहलाते हैं। जल के अतिरिक्त वे सभी पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर उसकी उर्वरता में सुधार करते हैं, खाद कहलाते हैं। इनको 2 तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है कि खाद की 2 डेफिनेशन है अलग-अलग। मैंने दोनों यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस खाद कौन-कौन सी होती हैं, खादों के बारे में जानेंगे। खादों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। एक तो जो भारी खाद होती हैं और एक होती है सांद्रित खाद, जो हैवी मैन्योर और कंसंट्रेटेड मैन्योर होती हैं। भारी खाद में कौन-कौन सी होती हैं? गोबर की खाद होती है, कंपोस्ट होती है, हरी खाद होती है, मल-मूत्र की खाद होती है, सीवेज या स्लज होती हैं। और सांद्रित या कंसंट्रेटेड खाद कौन-सी होती हैं? जैसे खलियाँ हैं, किक्स जिनको बोलते हैं, ब्लड मील्स होते हैं, जो खून की खलियाँ होती है या फिर जो खून हमारे मवेशियों के ब्लड से प्राप्त होती है, वो खून की खाद कहलाती है। मछलियों की खाद होती है, मछलियों की हड्डी की जो मछलियों का बोन मील्स होता है उससे ये खाद बनाई जाती है। मीट मील्स होते हैं, मीट की खाद बोलते हैं। अगला अब ये उर्वरक गोबर की खाद कौन-कौन सी होती हैं? अब हम जानते हैं कि गोबर की खाद के बारे में। गोबर की खाद क्या-क्या होती हैं? एक तो हमारा जो गोबर की खाद होती है, फार्म पर उपलब्ध मवेशियों का मलमूत्र, चारे के बचे कुचे हिस्से का सड़ा हुआ मिश्रित रूप होता है, जिसको एफवाईएम या गोबर की खाद या फार्म यार्ड मैन्योर बोला जाता है। इसमें 0.5% नाइट्रोजन होता है, 0.25% फास्फोरस होता है, 0.5% पोटाश होता है। और इसमें लगभग जो भी ये पोषक तत्व होते हैं जो एनपीके मिलते हैं, इसमें काफ़ी मात्रा में हमको बेनिफिशियल होते हैं हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अगला है कंपोस्ट। कंपोस्ट कौन-कौन कैसे होती है, कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है, कंपोस्ट क्या होती है? गोबर के अलावा जो गोबर की खाद होती है वो तो फार्म यार्ड मैन्योर होती है। गोबर खाद के अलावा जैसे कि हमारे जो फसलें होती हैं उनके अवशेष होते हैं, जो सड़ा करके हम कंपोस्ट बनाते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वनस्पति का अवशेष या अन्य बेकार चीज़ों को खाद के गड्ढे में रखकर सड़ाने गलाने की क्रिया कंपोस्ट कहलाती है। और इस तरह सड़ा हुआ पदार्थ कंपोस्ट होता है। ये जो कंपोस्ट रंग फार्म यार्ड खाद के समान ही होता है। कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए इंदौर विधि तथा बंगलोर विधि प्रचलित है, लेकिन बंगलौर विधि में वायुजीवी एवं अवायुजीवी एनारोबिक दोनों प्रकार के जीवाणु कार्य करते हैं। साधारणतः कंपोस्ट में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा बढ़ाने क्रमशः एज़ोटोबैक्टर या सुपर फास्फेट डाला जाता है। अगला है हमारा जो हरी खाद होती है। हरी खाद क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ग्रीन मैन्योर भी बोलते हैं। हरी खाद क्या होती है? जैसे हरी-भरी तथा अपघटित पादप पदार्थों का प्रयोग जब खाद के रूप में होता है, और ये जो हमारी फसल होती है, जो हरी खाद वाली फसलें होती हैं, जैसे ढैंचा है या सनई है, इनको खड़ी अवस्था में खेत में ही जोत दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि डिस्क द्वारा उसको हमारी मृदा में मिला दिया जाता है, जिससे हमारे जो नाइट्रोजन है वो वायवीय जीवाणुओं से हमारी मृदा में मिल जाती है, जिससे कि हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इसको हरी खाद बोलते हैं। अ, अगला है जो
ग्रीन लीफ मेन्योर होती हैं, वो जैसे कि हमारी लोबिया है, बरसीम है, और मसूर का भी हमारा जो जम्मू कश्मीर का इलाका है उसमें मसूर की फसल जो लेते हैं उसको हरी खाद के रूप में लेते हैं। और अधिकतर जो धान की खेती करते हैं या फिर धान की या गेहूं का जो हमारा इधर का बेल्ट है, उत्तर प्रदेश का या फिर बिहार का है, उत्तराखंड का है, तो इसमें अधिकतर हमारा जो ढैंचा और सनई का ही अधिकतर उपयोग किया जाता है ग्रीन जो हरी खाद के लिए। मलमूत्र वाली खाद कौन कौन सी होती है? मलमूत्र की खाद जैसे हम कह सकते हैं कि नाइट सॉइल है, या फिर जो मानव विष्ठा जिसको बोलते हैं, जो सड़ने पे हमारी खाद का काम करती है। इसमें लगभग जो हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास परसेंट है जो नाइट सॉइल होती है उसमें लगभग मिलता है अ, नाइट सॉइल में 5.5% नाइट्रोजन होती है, 4% फास्फोरस होती है, लगभग 2% पोटास होती है, ये नाइट सॉइल में होता है। सीवेज में क्या क्या होता है? सीवेज सीवेज जो हमारा सीवेज का भाग स्लज कहलाता है और तरल भाग सीवेज वाटर। सीवेज तथा स्लज को अलग अलग प्रारंभिक किण्वन, फर्मेंटेशन या ऑक्सीकरण के द्वारा उपचारित किया जाता है। इससे जीवाणुओं का हानिकारक हानिकारक प्रभाव कम हो जाता है और दुर्गंध भी दूर हो जाती है। किण्वन एवं ऑक्सीकरण से उपचारित किए बिना सीवेज व स्लज के प्रयोग करने से मृदा में सीवेज सीक हो जाता है, अर्थात अनुपचारित सीवेज में विद्यमान कोलाइडल कणों के द्वारा मृदा में रंध्र बंद हो जाते हैं और अवायव जीवी जीवों का विकास होता है। ये अवायव जीवी जीवाणु मृदा से पहले उपलब्ध नाइट्रेट को अपचयित रिड्यूस करता है और साथ ही मृदा को क्षारीय भी बनाता है। इससे बचने के लिए सेटलिंग टैंक में हवा का प्रयोग करना ही पूर्ण रूपेण वायु संचारित किया जाता है। सीवेज में हमारे जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है वो 3 से 6% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस, 1% पोटास पाया जाता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं खलियां। खलियां कौन कौन सी होती है? जैसे कि हम खलियों में बात करेंगे कि सबसे पहले नीम की खली क्या होती है। नीम की खली में जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नीम की खली में नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास कितना होता है? नीम की खली में लगभग जो 5.2 से 5.3% तक नाइट्रोजन होता है और 1 से 1.1 तक फास्फोरस होता है। लगभग 1.4 से 1.5 तक पोटास होता है। और ऐसे ही हमारी जो महुआ की खली होती है, जिसको महुआ केक बोलते हैं, 2.5 से 2.5% नाइट्रोजन होता है, 1.8% इसमें फास्फोरस होता है, 1.8 टू 1.9% पोटेशियम पाया जाता है। और ऐसे ही हमारी कैस्टर केक होती है। कैस्टर केक कौन कौन सी होती है? सॉरी, कैस्टर केक में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का हमारा रेशियो है वो 5.5%, इसमें हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है, 1 से लगभग 2% तक इसमें फास्फोरस पाई जाती है, 1% इसमें पोटास पाया जाता है। अब ये जो ब्लड मील्स होता है, खून की खाद क्या होता है? खून की खाद में हमारा जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम परसेंट है, इसमें लगभग 13 से 20% नाइट्रोजन होती है ब्लड मील में, और लोहा इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा हमारे जो किचन गार्डन है उसमें किया जाता है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उसके लिए काफी अच्छा है और रिकमेंड भी इसको ज्यादा लोग करते हैं। अगला है मछली की खाद, जिसको बोल सकते हैं फिश मेन्योर। इसमें 4 से 10% नाइट्रोजन होता है, 3 से 9% फास्फोरस और 1 से 1.5% तक पोटेशियम पाया जाता है। अगला बात करेंगे उर्वरकों के बारे में। उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मृदा में डाले जाने पर पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इत्यादि की आपूर्ति कर मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। और इसके अलावा एक और डिफिनीशन है इसकी, मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो मृदा को
उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं उर्वरक कहलाते हैं। जैसे हमारे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, और इसमें हमारे जो यूरिया है, डीएपी है, और एमओपी है, ये सारे क्या हैं, उर्वरक हैं, ये फर्टिलाइजर हैं। अब उर्वरकों को हमने इसमें उर्वरक जो होते हैं वो हमारे सरल उर्वरक होते हैं, यौगिक उर्वरक हैं, मिश्रित उर्वरक, पूर्ण उर्वरक और अपूर्ण उर्वरक। इसको हमने वर्गीकरण भी किया है, अच्छे से हमने समझाया इसमें। सरल उर्वरक क्या होते हैं? सरल उर्वरक वे होते हैं जो पौधों को केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व की आपूर्ति करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन या फास्फोरस, पोटास में से एक ही तत्व हमारे पौधों के लिए अवेलेबल होता है। तो ऐसे उर्वरकों को सरल उर्वरक उर्वरक बोलते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट इसके मेन एग्जाम्पल है। और अगला है यौगिक या जटिल उर्वरक क्या होते हैं? जटिल उर्वरक दो या तीन ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें दो या तीन प्राथमिक पादप पोषक तत्व होते हैं। जो पोषक तत्व रासायनिक संयोजन में होते हैं, ये उर्वरक आमतौर पर दानेदार रूप में उत्पादित होते हैं, जैसे डाइअमोनियम फास्फेट, नाइट्रोफास्फेट और अमोनियम फास्फेट। अगला है मिक्स्ड फर्टिलाइजर या मिश्रित उर्वरक क्या होते हैं? मिश्रित उर्वरक सीधे उर्वरकों की भौतिक मिश्रण होते हैं जिनमें दो या तीन प्राथमिक पादप पोषक तत्व होते हैं। मिश्रित उर्वरक या तो किसी यंत्र की सहायता से या फिर हाथ से दो या दो से अधिक उर्वरकों को आपस में मिला दिया जाता है, और इनको आपस में ही मिला के कॉम्बिनेशन बनाया जाता है इनका। उसके बाद में इनको यूज किया जाता है हमारे क्रॉप में। जैसे कि हमने यूरिया और डीएपी को आपस में मिला दिया, ये क्या हो गए, मिश्रित उर्वरकों का एक उदाहरण है। अगला है पूर्ण उर्वरक। ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम शामिल होते हैं, पूर्ण उर्वरक कहते हैं। जैसे कि हमारा एनपीके है, एनपीके में जो एक एनपीके होता है जिसमें हमारी मात्रा होती है 5-10-5, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा इसमें बराबर मात्रा में है, तो ये पूर्ण उर्वरक का उदाहरण है। ऐसे उर्वरकों को पूर्ण उर्वरक कहते हैं। अपूर्ण उर्वरक क्या होते हैं? ऐसे उर्वरक जिनमें एक ना एक पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, जैसे कि हमारा जो यूरिया होता है उसमें एक तत्व पाया जाता है जो नाइट्रोजन 46% पाई जाती है। फास्फोरस, पोटास का इसमें अभाव होता है। और उसका अगला है उदाहरण सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट में सिर्फ 46% फास्फेट ही पाई जाती है, ना कि नाइट्रोजन और पोटास पाया जाता है। तो ऐसे उर्वरकों को क्या कहेंगे? अपूर्ण उर्वरक कहते हैं। अब ये भौतिक आधार पर उर्वरकों का वर्गीकरण भी किया गया है। एक तो होते हैं ठोस उर्वरक और एक होते हैं द्रव उर्वरक। ठोस उर्वरक क्या होते हैं? ठोस उर्वरक ऐसे उर्वरक जो दानेदार या क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं, ठोस उर्वरक कहलाते हैं, जैसे यूरिया, डीएपी आदि। यूरिया और डीएपी क्या है? हमारे ठोस उर्वरक है। अगला है द्रव उर्वरक। ऐसे उर्वरक जो द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं, जिन्हें सिंचाई के साथ यूज करते हैं या फिर स्प्रे कर दिया जाता है, द्रव उर्वरक कहलाते हैं। जैसे नैनो यूरिया, आजकल नैनो यूरिया का काफी प्रचलन है। और अगले जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं वो भी काफी लिक्विड मात्रा में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ऐसे उर्वरकों को क्या बोलते हैं? द्रव उर्वरक बोलते हैं। ये हमने कुछ टेबल दी हुई है। जो यूरिया होता है उसमें 46% नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, पोटास, जिंक इसमें नहीं पाया जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25% नाइट्रोजन ही पाया जाता है। अमोनियम सल्फेट में 20% नाइट्रोजन ही पाया जाता है। सिंगल सुपर फास्फेट या एसएसपी कह सकते हैं, इसमें फास्फोरस की मात्रा 16% ही पाई जाती है। म्यूरेट ऑफ पोटास, इसमें 60% पोटेशियम पाया जाता है। डाइअमोनियम फास्फेट 18% नाइट्रोजन पाया जाता है, 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। एनपीके 15% नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस 15% और पोटेशियम 15% पाया जाता है। तो ये एक टेबल है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी पूछा जाता है कि एनपीके का जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास परसेंट है वो कितना होता है, कि डाइअमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटेशियम की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो ये काफ़ी परीक्षा के महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगला है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक क्या होते हैं? ऐसे सभी पदार्थ जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ाकर पौधों और पेड़ों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैव उर्वरक जीवाणु, कवक और शैवाल मूल के जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। ये मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं और फलीदार फसलों को जड़ की गांठें बनाते हैं और इसमें पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त जैव उर्वरक पोषक तत्व की उपलब्धता में भी वृद्धि करते हैं और मिट्टी और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही उपज में 10 से 25% तक सुधार करते हैं या उपज में वृद्धि करते हैं। जैव उर्वरकों का वर्गीकरण या फिर कह सकते हैं बायो फर्टिलाइजर और टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर क्या क्या होते हैं। एक तो होते हैं हमारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, और एक होते हैं फास्फेट स्थिरीकरण करने वाले, और एक होते हैं सूक्ष्म जीवों को स्थिर करने वाले, और एक होते हैं पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले राइजोबैक्टीरिया क्या होते हैं। इसमें होता है एजिटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम, एजोस्पेरिलियम, ये इसके नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले हैं। तो एक एक के बारे में हम जानते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है हमारा एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर क्या होता है? मृदा में पाया जाने वाला एक मृतजीवी जीवाणु है जो एक अदलहनी फसलों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है। यह जीवाणु लंबे व अंडाकार आकृति के होते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः धान एवं गेहूं की फसलों में किया जाता है। इसके प्रयोग से मिट्टी में 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर हो जाती है। एजिटोबैक्टर का प्रयोग मिट्टी के उपचार, रोपाई, बीजों के उपचार के लिए भी किया जाता है। एजिटोबैक्टर मुख्यतः जो अदलहनी फसलें होती हैं, जो हमारे सीरियल्स क्रॉप होती हैं, उसमें ही यूज किया जाता है, ना कि दलहनी फसलों में यूज किया जाता है। अगला है हमारा नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया भी इसको बोलते हैं। नील हरित शैवाल क्या होते हैं? नील हरित शैवाल तुरंत वाले प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्म जीव होते हैं जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। नील हरित शैवाल की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे एनाबीना एजोली, एनाबीना फर्टिसिलिया, एनाबीना लेवेंचरी, नॉन स्टॉक वर्मिडिया, एस्टेलेरिया ट्राइकोडिसियम और एटसेट्रा। ये नील हरित शैवाल जो होता है हमारा, ये मुख्यतः धान की फसल में यूज किया जाता है। 1 हेक्टेयर धान में हमारा जो नील हरित शैवाल है वो लगभग 40 किलोग्राम, 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाला जाता है, और ये 40 से 45 किलोग्राम तक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है धान के फीड में। अगला है हमारा राइजोबियम। यह एक गतिशील जीवाणु होता है जो आकार में 0.5 माइक्रोन लंबे व दंडाकार आकृति का होता है। नाइट्रोजन का अधिकांश भाग लगभग 80% वायुमंडल में विद्यमान होता है। सूक्ष्मजीव जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को वायुमंडल से भूमि में पहुंचाने का एक माध्यम होता है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियां बनाने की क्षमता रखने वाले उस जीवाणु का नाम है जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण उसे पौधों तक पहुंचाता है। राइजोबियम कल्चर के प्रयोग से भूमि में लगभग 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक स्थिर हो जाती है। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग मुख्यतः दलहनी फसलों में किया जाता है। राइजोबियम कल्चर होता क्या है? जो हमारा राइजोबियम होता है, एक राइजोबियम का पैकेट होता है 250 ग्राम का, और उसमें लगभग 200 या 250 ग्राम गुड़ को गर्म पानी में उबाल लिया जाता है और 10 किलो बीज को इससे उपचारित किया जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है वो दलहनी फसलों में 30 से 40 किलोग्राम तक इसमें किया जा सकता है। अगला है एजोस्पेरिलम। इसका उपयोग मुख्यतः ज्वार की फसल के लिए ही किया जाता है, ये दूसरी फसलों में ना के बराबर किया जाता है। फास्फेटी जैव उर्वरक कौन कौन से होते हैं? एक तो माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा पौधों के लिए मृदा से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन और अन्य सूक्ष्म जीव सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों अवशोषित करने में मदद करते हैं। ये हमारे जो ये माइकोराइजा होता है, माइकोराइजा जो हमारे धान की फसल होती है या फिर गेहूं की फसल होती है, इसमें फास्फेटिक उर्वरकों के लिए ये डाला जाता है और काफी मात्रा में ये हमारी फास्फेट को उसमें बदल देता है या फिर स्थिर करता है। ये काफी अच्छा एक वो है जिससे कि हमारा अलग से फास्फोरस देने की
कम से कम जरूरत पड़ती है। एक होता है बैसिलस, बैसिलस स्यूडोमोनास पेनिसिलियम एस्परजिलस, ये सब फास्फोरस को ही ये बैसिलस स्यूडोमोनास पेनिसिलियम एस्परजिलस, ये जैव उर्वरक सिर्फ फास्फोरस के लिए ही स्थिरीकरण के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ तक ही हमारा जो अगला ये चैप्टर था यहीं तक था। तो अगले में हम बात करेंगे, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।